जय हिंद दोस्तों। आज 22 अप्रैल आर्मी अग्निवीर का फर्स्ट पेपर जो था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था वो मैंने सॉल्व करा दिया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग लेकर आए हैं। थोड़ा सा लेट जरूर है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें मिल पाए सभी एआरओ के क्वेश्चन मैंने सर्च किए और वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, है ना। तो आज हम जो आर्मी अग्निवीर का सेकंड पेपर है वो आज पूरा उसका एनालिसिस बताने वाले हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्या रहे, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या रहे, जीके और साइंस के क्वेश्चन क्या रहे, वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। जो भी आपकी समस्या रहे, जो भी आपको पूछना रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो रहा वो था बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन था राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष पूछा था, या हो सकता है राज्यसभा के सभापति पूछा था। तो आप लोग बहुत अच्छे जानते हो कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वो उसने पहली शिफ्ट में पूछा था, जगदीप धनखड़ है। और इस शिफ्ट में उसने पूछ लिया कि भाई ये बताओ राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है। तब भी आप आंसर दोगे। अगर सभापति पूछा होगा तो आप आंसर, उपराष्ट्रपति पूछा हो, अगर पद के हिसाब से पूछा तो उपराष्ट्रपति, नाम पूछा हो तो आप बता सकते हो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान में राज्यसभा के जो हैं वो सभापति हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो चिल्का झील से आया था कि चिल्का जो झील है वो कहां पर है, या खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था चिल्का झील के बारे में। आप लोग जानते हो चिल्का झील जो है वो लैगून है और वो उड़ीसा की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो ये भी याद रखना, उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चौथा क्वेश्चन मिला हमें गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो कहां पर स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। तो गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड में है। यूके मैंने लिखा उत्तराखंड में है ना। इसको याद रखना, ग्लेशियर पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आया था किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 के अनुसार। तो जो पांचवा क्वेश्चन है वो ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 2011 के अनुसार कहां पर है। तो इसका आंसर है यूपी। अभी पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वही आया था कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या प्राप्त पाई जाती है। इस वाले में उसने पूछ लिया ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां है, तो वो भी आप यूपी लगाओगे। प्रियंका चोपड़ा की एक पुस्तक के बारे में पूछा था। प्रियंका चोपड़ा की आप पुस्तक को जरूर पढ़ लेना। प्रियंका चोपड़ा की एक पुस्तक के बारे में पूछा था। तो प्रियंका चोपड़ा की जो भी पुस्तक है आप उन सभी पुस्तकों को पढ़ लें, ठीक है। तो एक प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक के बारे में क्वेश्चन आया था। नृत्य का क्वेश्चन पिछली बार आया था गरबा, पहली शिफ्ट में गरबा वाला क्वेश्चन आया था। इस वाली शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया नृत्य से वो गुड़ी पड़वा आया था। गुड़ी पड़वा जो है वो किस राज्य का नृत्य है। तो गुड़ी पड़वा आप लोगों को पता है, गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है ना। नृत्य मैंने आपसे पहली शिफ्ट में जब एनालिसिस करा था तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि सभी राज्यों के नृत्य आप पढ़ लो, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन जो आया था शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है। शुक्राणुओं का निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो शुक्राणु हैं उनका जो निर्माण होता है वो कहां होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, इस बात को भूलना नहीं। शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहां पर होता है। अभी अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 6 मैंने पहली पेज पे बता दिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है और ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। भूलना नहीं, इन क्वेश्चनों को देखते जाना। शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, वृषण होता है। मार्शल किसकी पोस्ट है। ये मैंने आपको आर्मी वालों के लिए मैंने पूरी सेना आपको पढ़ाई थी और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी पद हैं, है ना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के तीनों के मैंने आपको लगभग 10-10, 12-12 जो पद थे वो सारे पद पढ़ाए थे। और मैंने कहा था ये जल सेना के, थल सेना के, वायुसेना के। और मैंने आपसे स्पष्ट कहा था कि आप सेना का एग्जाम देने जा रहे हो, सेना के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो पढ़ लेना। तो मार्शल जो है वो थल सेना की पोस्ट है। थल सेना में एक पद होता है मार्शल का, इस बात को भूलना नहीं। एक बार आप पूरे पढ़ लेना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना जो बनती है वो कहां बनती है या कैसी बनती है, क्या भी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फेफड़ों में गुब्बारे जैसी संरचना के बारे में कुछ क्वेश्चन था, इसको देख लेना। इसका आंसर मुझे मिला जो वो एल्वोलाई मिला, एल्वोलाई मिला। बाकी इसको आप जरा देख लेना, है ना। संविधान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, 97वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 97वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन जो है संविधान में वो कब हुआ था, इसको आप देख लेना। 2011 में संविधान संशोधन हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि संविधान संशोधन एक बार पढ़ के जाना, खासकर लास्ट के जरूर पढ़ लेना। ये 96, 97 से लेकर और 105, 106 जो संशोधन हो चुके हैं
वो जितने भी संशोधन ये हो गए हैं वो पूरे पढ़ लेना आप, ठीक है भाई। वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है? तीनों सेनाओं के मुख्यालय मैंने आपको बताए थे, तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो तीनों के मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। वही क्वेश्चन बार बार घूम के आ रही है, वायुसेना का मुख्यालय आ गया, पिछले वाले में थल सेना दिवस पूछ लिया था, मार्शल से क्वेश्चन आ गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सेना से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, एक या दो क्वेश्चन अगर आपको उसमें मिल जाते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं, इनका आंसर आ रहा है कुमारी ऋतु बाहरी, है ना, इसको एक बार देख लेना। उत्तराखंड के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है कुमारी ऋतु बाहरी है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं इसको, यूके चीफ जस्टिस सीजे, यूके के सीजे जो है वो मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, है ना। उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है कुमारी ऋतु बाहरी। एक बार आप इसको देख लेना अच्छे से और समझ लेना, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। विटामिन से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आ रहा है। विटामिन ए का नाम पूछा गया था, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, है ना। पिछले वाले एग्जाम में विटामिन शायद सी का नाम पूछा था, इसमें विटामिन ए का भी पूछा है, विटामिन बी12 का भी पूछा है। देखो एक क्वेश्चन और रहा, विटामिन बी12 का नाम बताओ। तो ये मैंने आपको सारे विटामिन के नाम बताए थे, साइनोकोबालामिन, विटामिन बी12 का नाम है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन बी12 का नाम है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है ना। इनको याद कर लेना, विटामिन के नाम बार बार आ रहे हैं। वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कैवे नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो आप इसको देख लो, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं वो कैवे नंबर के प्रधानमंत्री हैं? आप याद रखना 14वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत के, ठीक है भाई। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो आपको पता है बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था सन 2000 में। सन 2000 की बात अगर हम करते हैं तो 2000 में आपको 3 तारीखें मैंने बताई थी, एक बताई थी 1 नवंबर, एक बताई थी 9 नवंबर और एक बताई थी 15 नवंबर। आप ये तीनों याद रख लो। 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, है ना। और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, बिहार से झारखंड अलग जो हुआ था वो आपका 15 नवंबर को हुआ था। सन थी 2000। ये 2000 में आपके 3 राज्य बने थे, इन तीनों राज्यों को बहुत अच्छे से याद कर लो। मैंने आपको सारे राज्य याद कराए हैं संविधान में। तो 1 नवंबर को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक भाई। तो अभी जो क्वेश्चन आया था 2014 में, नहीं कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो झारखंड अलग हुआ था 2000 में। अगला क्वेश्चन है 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? किस क्रिकेटर को भारत रत्न 2014 में दिया गया? 2014 में भारत रत्न किस क्रिकेटर को दिया गया? किस क्रिकेटर को भारत रत्न दिया गया? तो याद रखना सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। 2014 में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 14-15 अगस्त को भारत के साथ आजादी पाने वाला देश कौन सा है? तो भाई आपको बहुत अच्छे से याद है 14-15 अगस्त जो है 1947 में भारत के साथ पाकिस्तान दोनों आजाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे और दोनों ही आजाद हुए थे। तो भारत और पाकिस्तान दोनों, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत ने आजादी मनाई थी, है ना। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त ये 2 तारीखें आप याद रखना, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था भाई, ठीक, स्वतंत्रता मिली थी। 21 क्वेश्चन हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्विट्जरलैंड में दावोस में हुआ। इसको देख लेना आप, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक जो है वो कहां हुई थी? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। इसको देख लेना। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ रहे, है ना। एक साइंस का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा था। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा था। तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बहुत अच्छे से याद है, HCl होता है। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अपने शरीर में इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होती है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंसुलिन कहां से स्रावित होती है? अग्नाशय से होती है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन था बल का एसआई मात्रक बताओ। तो बल का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक मैंने सारे आपको याद कराए थे। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक जो है वो बेटा न्यूटन है, याद रखना, सारे एसआई मात्रक याद कर लो। अगला है स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन जो है उसका जनक उसने पूछा था, लार्ड के बारे में मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए थे। तो स्थानीय स्वशासन के जनक जो है वो लॉर्ड रिपन है,
भूलना नहीं। लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन था अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, इसका आंसर है ब्रोमीन। ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, इसका आंसर है भाई ब्रोमीन। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है रहती है, ब्रोमीन है। ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव मुकलन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव मुकलन द्वारा प्रजनन करता है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। कौन सा जीव मुकलन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव मुकलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका जो आंसर आपका कौन सा जीव मुकलन द्वारा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा है। एक तो हाइड्रा है व स्पंज है, इसको आप चेक कर लेना क्या है। ठीक है भाई, हाइड्रा एवं स्पंज है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव किस पदार्थ का पाचन नहीं कर सकता? तो मानव जो है वो किस पदार्थ का पाचन नहीं कर सकता? मानव किसका पाचन नहीं कर सकता? किसका पाचन नहीं कर सकता? तो याद रखना मानव जो है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। मानव जो है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। डिटर्जेंट पाउडर में प्रयोग होने वाले लवण के बारे में बताना है। तो डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम का यूज होता है। डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम का यूज होता है भाई। डिटर्जेंट पाउडर में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती है? अमीबा कैसा जीव है, कितनी कोशिका वाला जीव है? तो अमीबा में एक कोशिकीय जीव है, इसको याद रखना। अमीबा में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक क्वेश्चन ये मिला था, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है? विद्युत का सुचालक उसने पूछा था, सबसे अच्छा सुचालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक पूछा था, तो आपको पता है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन था ग्लूकोज क्या है? अब ये अपने ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ग्लूकोज के बारे में उसने पूछा कि ग्लूकोज जो है वो क्या है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ना। ग्लूकोज शर्करा है। अब जैसे ऑप्शन होंगे अब वैसा अपन आंसर दे देंगे भाई, है ना। गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन आपको पता है सी है। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन, सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है भाई? तो आप आंसर याद रखना, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन जो है वो सी है। ठीक भाई, आर्टिकल 19 के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आया था। आर्टिकल जो 19 है उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो अपन को पता है आर्टिकल 19 जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 19 है। हीटर का तार का भी एक क्वेश्चन आया था कि हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार, याद रखना इस बात को। ठीक है भाई, अगला आया था बारडो छम नृत्य कहां का है? देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं नृत्य पढ़ के जाओ सभी बच्चे। बारडो छम नृत्य किस राज्य में है? तो बारडो छम नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आप सभी बच्चों से मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना चाहते हो, देखो मैं आपसे एक बार आपको फिर मैं शुरू से ही कह रहा हूं, अगर आपको आर्मी का एग्जाम निकालना है तो 40+ मैं आप 100% श्योर हो कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। और 35+ में आपका एग्जाम निकल सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपको फिजिकल के बाद जब फाइनलिस्ट बने उसमें बाहर हो जाओ। हो सकता है फिजिकल कॉल जो है वो 35+ पे आ जाए। तो आप इस बात को भूलना नहीं है, आपको कम से कम 40+ नंबर, तो 40+ क्वेश्चन तो सही करने हैं 50 में से, तब जाके कुछ हो पाएगा, है ना। इसलिए एक एक क्वेश्चन को इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन की महत्वता को समझो मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ढील नहीं डालनी है। ये नहीं सोचना है कि एक क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया और एक क्वेश्चन से आप रह गए, बड़ा दुख होगा भाई, है ना। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। इस बात को भूलना नहीं। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और गोल्डन टेंपल जो है वो भी अमृतसर में है, इस बात को भी नहीं भूलना। महात्मा गांधी की समाधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है।
बार बार क्वेश्चन महात्मा गांधी की समाधि से आता है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, महात्मा गांधी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, है ना। महात्मा गांधी से भी दांडी मार्च वाला क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी की मृत्यु कहां हुई, कब हुई थी, ये वाला भी क्वेश्चन आ गया था। अभी क्वेश्चन आया महात्मा गांधी की समाधि कहां पर है। एक बार महात्मा गांधी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लो, महात्मा गांधी ने कौन कौन से नारे दिए वो पढ़ लो। तो महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम राजघाट है, और राजघाट में कहां पर बेटा, दिल्ली में, दिल्ली में है राजघाट, है ना, तो दिल्ली में है। और सारे समाधि स्थल पढ़ लो, समाधि स्थल बहुत सरल है भाई, ठीक है। बिहू नृत्य के बारे में आ गया क्वेश्चन, लो भाई, मैंने आपसे कहा था कि बिहू नृत्य जो है, सारे नृत्य पढ़ लो, सारे नृत्य सरल हैं। बिहू नृत्य के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी शादी यहां हो जाए तो ठीक है, और अगर आपको यहां बहू नहीं मिलती तो अपन असम चलेंगे बहू लेने। तो बहू लेने कहां गए थे, असम गए थे, मैंने ये ट्रिक बताई थी, बहू लेने असम जाएंगे तो असम में बहू मिलेगी। बिहू नृत्य जो है वो असम में है, ठीक है। नाखून में प्रोटीन कौन से पाए जाते हैं, नाखून में कौन सा प्रोटीन है, तो नाखून में प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे मिला, इसका आंसर है कैरेटिन, देख लेना एक बार आप लोग, है ना। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया था, कैरेटिन है। विटामिन बी12 का नाम मैंने बता दिया। ऑप्शन के हिसाब से पूछा गया था, बताओ इन ऑप्शन में ठोस क्या है ना। तो जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आंसर उसमें दिया था बर्फ, ठीक। अब उसमें 4 ऑप्शन जो रहे होंगे उसमें ठोस नहीं होगा कोई भी, बर्फ जो है वो एक ठोस अवस्था में पाई जाती है, अब हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो भाई जीएस और साइंस के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको जीएस और साइंस के करा दिए। अब मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और देख ले रहा हूं, है ना, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में और देख ले रहा हूं। और आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखो, अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन मिलते हैं, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, ये वाला वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो आपने देखा है और आपको और भी नए क्वेश्चन मिलते हैं, आपके रिलेटिव कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे जरूर मेरे नंबर पे वो क्वेश्चन सारे पे सेंड कर दें, 96 85 35 71 76, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लो यूनिक एकेडमी के नाम से, है ना। और इसी यही मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे आप सारे क्वेश्चन भेज देना, ठीक। जिन जिन बच्चों को जो जो क्वेश्चन मिलते हैं आप मुझे भेजो, है ना। और जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे डाउट लिखो, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा भाई। अब चलते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आया था पहली 5 सम संख्याओं का औसत बताओ। अब आपको पता है कि पहली 5 सम संख्याओं का औसत उसने पूछा है। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले बार में भी आया था, पिछले पेपर में, उसमें था 11 11 11 4 बार था, उसका औसत निकालना था। एक क्वेश्चन और आया था औसत का, 20 संख्याओं का औसत 8 है, वो भी औसत का था। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पढ़ के जाओ औसत को। पहली 5 सम संख्याएं आप जानते हो कौन कौन सी होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये 5 सम संख्याएं हैं। अब वो कह रहा है इनका औसत बताओ। मैंने आपको औसत की सबसे बेस्ट मेथड बताई थी, कोई भी कितनी भी संख्या हो अगर उनमें अंतर समान हो तो बीच की संख्या औसत होती है। तो भाई इनमें बीच की संख्या जो है वो 6 है, यही सवाल का आंसर है। तो पहली 5 सम संख्याओं का जो औसत है वो 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं। वर्ग में विकर्णों की संख्या आपसे पूछी गई थी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक जो वर्ग होता है, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं, वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो 2 विकर्ण होते हैं। तो वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है भाई, 2 होती है, ठीक है। तो वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं, है ना। अगला एक क्वेश्चन आया था कि 25% को भिन्न के रूप में बदलो, 25% को भिन्न के रूप में बदलो। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको 50 बार समझाया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलते तो 100 का भाग देते हैं, परसेंटेज हटेगा इसमें 100 का भाग लग जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा, 1/4 सवाल का सही जवाब आएगा। एक क्वेश्चन और आया था कि भिन्न में बदलना था, वो था भाई 7.5% को भिन्न में बदलो। ये क्वेश्चन आया था कि 7.5% को भिन्न में बदलो। मैथमेटिक्स के सवाल जो है वो बहुत सिंपल आने वाले हैं, बहुत इजी सवाल आएंगे, डरना नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनका गणित बहुत ज्यादा कमजोर, उनके लिए तो ये भी बहुत कठिन है। तो बेटा आप एक काम करो, पहले मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ो, है ना। अगर आपको मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ना है तो यूनिक एकेडमी का एप्लीकेशन है, यूनिक एकेडमी के नाम से आप एप्लीकेशन को सर्च करोगे, है ना, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। मिनिमम से मिनिमम फीस में मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा, जो एसएससी लेवल तक का रहेगा, 0 से लेकर हाई लेवल तक का, है ना। तो इसको बदलने के लिए मैंने आपको अभी बताया था 7.5 है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव हटेगा, एक 0 और आएगा, 25 से काटोगे 25 3 75, 25 चौके 100, आंसर आपका जो आएगा वो 3/40 आएगा, ठीक भाई। अच्छा, मेरा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह फॉलो कर लो, सभी जगह मुझसे जुड़ जाओ आप, है ना। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मैं कोशिश करूंगा, आज से ही मैंने शुरू किया है दोबारा से, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट जो रहेगा वो सब आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक। और एप्लीकेशन के जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड कर लेना। और देखो क्वेश्चन क्या आया था, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आने वाला है भाई। लिखा था पहली 4
विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब आप पहले ये समझो कि पहली चार विषम अभाज्य संख्या, पहले तो ये समझो पहली चार अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब मैंने ये 4-5 संख्या मैंने अभाज्य लिखी है, शुरुआत की, लेकिन उसने विषम लगा दिया। क्या 2 विषम है? नहीं है, तो इसको छोड़ दो भाई। अब अगली जो 4 है ये है आपकी पहली 4 विषम अभाज्य संख्या है। अब अगर इनका औसत निकालो, इनको जोड़ लो, 7 3 10, 10 5 15, 10 25 और 1 26, 26/4 जितनी संख्या होती उतने का भाग देते। 4 से भाग दोगे, 4 6 24, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 6.5 आएगा लगभग, है ना। तो आप इसको देख लो, और ऐसी सवाल अब कभी भी आता है तो आप इसको भूलना नहीं, करना जरूर है ना। तो ये क्वेश्चन ये आया था, ठीक। एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिला था, साइन 45 डिग्री का मान पूछा था, साइन 45 डिग्री का मान पूछा था, तो इसका आंसर है 1/√2, है ना। और आप जितने भी आपकी जो साइन कॉस टेन की जो चार्ट बनी है उसमें सारे मान आप उनको याद कर लो एक बार। इनसे अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी साइन 45 का है, कभी कॉस 45 का आ जाए, टेन 45 का आ जाए, तो आप इनको पढ़ के जाना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आया था कि ए और बी की वर्तमान आयु 2:3 है। अब हो सकता है ए और बी की जगह कुछ नाम हो, राहुल हो, रीमा हो, सीमा हो, कुछ भी हो, है ना। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है, और वो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है वो 5:7 हो जाता है। एक ही वर्तमान आयु हमें बतानी है, एक ही वर्तमान आयु हमें बतानी है भाई। तो वो कह रहा है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। अब आप या तो एक्स वाले मेथड से कर लो या यूनिट मेथड से कर लो। मैं आपको पहले यूनिट मेथड से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां 3 यूनिट का अंतर है और यहां 4 यूनिट का अंतर है। अंतर समान कैसे होता है? इसमें 2 का अंतर है, मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें 1 का अंतर है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 2 में गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 का 3 में करोगे, 2 तिया 6। इनका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 5 में करोगे 5, 1 का 7 में करोगे 7। डिफरेंस समान हो गया, देखो 1 1 का डिफरेंस हो गया भाई, है ना। ये ए है और ये बी है। अब ए भाई साहब 4 यूनिट के थे, 5 यूनिट के होगा, 1 यूनिट बढ़ गई। ये बी भाई साहब 6 यूनिट के थे, 7 यूनिट के होगा, 1 यूनिट बढ़ गई। यूनिट में 1 बढ़ा और रियलिटी में 5 वर्ष बढ़े थे, है ना। तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष है, 5 का गुणा करोगे तो 5 चौके 20 साल के ए हैं और 5 छक्का 30 साल के बी हैं। उसने यहाँ एक ही आयु पूछी, तो सवाल का सही जवाब होगा 20 वर्ष भाई, है ना। तो ये यूनिट मेथड मैंने बताया है। अगर आप एक्स वाले मेथड से करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वो भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, सुन लो। आप क्या करना, इन दोनों में एक्स लगा लेना। तो ए की आयु 2x है, बी की आयु 3x है। दोनों में 5-5 साल जोड़ रहा हूं, क्योंकि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। मैंने 5:7 लिख दिया। बस अब कुछ नहीं करना है, ज्यादा कठिनाई नहीं है। 3 गुणा करो, यहां से एक्स का मान निकालना, एक्स का जो मान आ जाए वो इसमें पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, यूनिट मेथड से भी आप सवाल को कर पाओगे। तो ये आयु वाला एक सवाल आया था, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा था कि आरोह नाम का एक लड़का है, वो एक काम को करने में 15 दिन लगाता है। मतलब 15 दिन में वो एक काम कर रहा है। अब आप समझना, 15 दिन में वो एक काम कर रहा है, एक कार्य कर रहा है। अगर मैं यहां से एक दिन का काम निकालता हूं तो भाई कितना काम होगा? एक दिन का काम होगा 1/15। अब वो कह रहा है, सवाल ने ये कहा कि उस लड़के ने 3 दिन काम किया, तो बताओ कितना काम शेष रह गया। अब देखो, उस लड़के ने 3 दिन काम किया। एक दिन जब काम करता है तो 1/15 कार्य होता है। अगर वो 3 दिन काम कर रहा है तो 3/15 कार्य करेगा, 3 से 15 कट जाएगा, मतलब उसने 1/5 कार्य कर लिया है। एक दिन में 1/15 काम कर रहा है, 3 दिन में 3/15 काम करेगा। 3/15 मतलब 1/5 काम उसने कर लिया। 1/5 काम हो गया, इसका मतलब 5 में से 1 काम हो गया। बचा कार्य कितना रह गया? तो 4/5 काम बचा रह गया। ये सवाल का सही जवाब है। यही उसने पूछा था, बताओ भाई कितना कार्य शेष रह गया। तो मैंने आपको इसको बिल्कुल बेसिक से बता दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में 1/15 काम करेगा, 3 दिन में 3/15 कर रहा है। 3 से 15 काटोगे, 1/5 काम हो चुका है। अब उसने पूछा शेष काम कितना बचा है, तो 5 में से 1 रोटी बन गई है, बची रोटी कितनी है? 5 में से 4 रोटी बची है, इसका मतलब 4/5 काम शेष रह गया है। ये भी एक क्वेश्चन आया था, देखो। और बहुत सिंपल सवाल आया था, 1, 2, 3, 4, 5 इनका औसत बताना है। इनका औसत हमें बताना है। ये भी एक बहुत सिंपल सवाल है। उसका इसका औसत निकालोगे तो औसत कितना आएगा भाई? इसका औसत आएगा 3। ठीक, तो इस बात को भूलना नहीं है ना। देखो हो गया ना, ठीक। देखो, तो अभी क्वेश्चन आया था कि 1 2 3 4 5 5 संख्याओं का औसत बताना है। मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर संख्याओं में अंतर समान हो तो बीच की संख्या इसका औसत होती है, तो औसत इसका 3 होगा। एक सवाल और आया था, 1/8 प्लस 2/8 को हल करो, सॉल्व करो। 2/8 को सॉल्व करो, हल करो, तो 8 का एलसीएम तो 8 ही आएगा। ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, 2 और 1 जोड़ोगे तो 3/8 इस सवाल का सही जवाब होगा भाई, है ना। हो सकता है एक आध संख्या और हो,
है ना, 1/8, 2/8, 3/8 को जोड़ो, तो ऐसे ही करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। तो ये एक ए बी सवाल था। अगला सवाल जो आया था वो अनुपात समानुपात से आया था। अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन है, x अनुपात 4 समानुपात 6:8। तो मैंने आपको बताया था कि अनुपात को बटे में लिखते हैं, समानुपात का मतलब बराबर होता है, फिर 6/8। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, यहां से x का मान जो आएगा बेटा वो 3 आएगा। तो अनुपात समानुपात का ये भी एक सवाल आया था। एक सवाल सरलीकरण का और है, पता नहीं सही है गलत है। 35 - 1 + 15 बटे 3 × 2 + 1 को हल करना था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 35 में 15 जुड़ जाएगा 50 होगा, और 50 में से 1 माइनस करोगे 49 होगा, और नीचे 3 दूनी 6, 3 का पहले 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 से 49 कटेगा, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, है ना। मेरी टीम को जो सवाल मिले मैंने वो सॉल्व करा रहा हूं, हो सकता है आंकड़े इसके आगे पीछे हो, वो आप देख लेना, लेकिन सरलीकरण का सवाल आया था, अगर ऐसा सवाल कुछ भी होगा तो आप कर लोगे, मेथड सीख लो बस, ठीक भाई। तो ये क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन है 40 और 90 का मध्यानुपाती बताओ। 40, 90 का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर के अंदर ए बी, है ना। अंडर के अंदर आप 40 × 90 करोगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा, और 3600 का वर्गमूल करोगे तो आएगा कितना बेटा, 60 आएगा, है ना। 3600 का वर्गमूल कितना आएगा, 60 आएगा। तो 40 और 90 का मध्यानुपाती अगर उसने पूछा है तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला लिख लेना। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर के अंदर ए बी, और तृतीयानुपाती का भी फॉर्मूला लिख लो यहीं, कभी तृतीयानुपाती पूछ ले तो फॉर्मूला लिख लेना b²/a, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, पहली संख्या को बटे में लिखना है, ठीक भाई। तो ये भी क्वेश्चन थे, आप इनको भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिर साधारण ब्याज का। अच्छा, सीआई और एसआई का अंतर का आया था। पी दिया है हमें 1000 रुपए, रेट हमें बेटा 5% दी गई है, टाइम हमें 2 वर्ष दिया है, और उसने पूछा है कि सीआई और एसआई का अंतर बताओ। सीआई और एसआई के डिफरेंस वाला सवाल पूछा था। तो डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी r/100 का स्क्वायर। ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है। आप इस सवाल को, अंतर को, फॉर्मूले को याद कर लेना, इससे बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। ध्यान से देखो, डिफरेंस हमें निकालना है, डी की जगह डी आएगा, पी का मान 1000 है, मैंने वो ज्यों के त्यों लिख दिया। r/100, r का मान 5 है, मैंने ये लिखा 5/100 गुणा 5/100, है ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, 1 2 3 0 से 3 0 कट गए, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, है ना। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 5/2 आ रहा है, मतलब डिफरेंस जो आएगा वो 2.5 रुपए आएगा, है ना। 2.5 रुपए का अंतर आएगा। इसको आप एक बार चेक और कर लेना। या तो फिर ये होगा कि मूलधन 10,000 होगा, तो फिर 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, 25 रुपए अंतर आएगा, और अगर 1000 ही है मूलधन तो 2.5 रुपए इसका अंतर आएगा। इस फॉर्मूले को बहुत जल्दी से याद कर लेना। ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है। मैं 3 साल के अंतर का भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आप उसको भी याद कर लो, वो भी बहुत सरल है। D = P r/100 का स्क्वायर r + 300/100। जो 2 साल के अंतर का फॉर्मूला है बेटा वही 3 साल के अंतर का फॉर्मूला है, बस ये एक स्टेप और बढ़ जाती है, ये वाली। आप ये भी याद कर लेना, 2 साल के अंतर का और 3 साल के। मेरी ये गारंटी है 3 साल से ज्यादा का सवाल आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। आएगा तो 2 साल के अंतर का आएगा या फिर 3 साल के अंतर का आएगा अधिकतम, वैसे 2 साल का ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक भाई। और चिंता मत करो, मैं डेली के पेपर जितने भी होंगे आपके अग्निवीर के, मैं सारे पेपर सॉल्व कराऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको पूरे जितने भी सवाल होंगे, जितने मुझे मिलेंगे, मैं सारे सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा विद जीएस के भी, ठीक भाई। तो ये 2 साल का सवाल है, 3 साल का भी हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से क्षेत्रफल वाला आया था। आयत की लंबाई हमको 15 दी गई थी और जो चौड़ाई है वो 9 दी गई थी, क्षेत्रफल पूछा गया था, है ना। जब हमको लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो क्षेत्रफल में क्या परेशानी भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 15 × 9 करना है बस, 15 का 9 में गुणा करोगे 135 होगा। ये सवाल का आपका सही जवाब है भाई, ठीक। तो ये क्षेत्रफल वाला एक सवाल ये भी आया था। एक सवाल और आया था भाई साधारण ब्याज का। क्वेश्चन है कि मूलधन है 1300 रुपए, मूलधन है 1300 रुपए, जो टाइम है वो 10 वर्ष है ना। जो साधारण ब्याज हमको दिया गया है वो 650 रुपए दिया गया है। हमसे रेट पूछेगी कि रेट बताओ, रेट क्या होगी। रेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि रेट बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले से मैं पुट कर रहा हूं, ब्याज आपको दिया है 650 रुपए गुणा 100, मूलधन आपको दिया है 1300 रुपए, इंटू टाइम दिया है 10। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 65 काटोगे 5 बार कटेगा, तो जो रेट आएगी वो आएगी भाई 5%, है ना। तो आप देख लो इस सवाल को, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल मुझे बताएं, कहीं समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे बताएं, है ना। प्रयास करो,
ठीक, जहां समझ में नहीं आएगा मैं आपको दोबारा भी समझा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल यह आता है कि 20 छात्र हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 20 छात्र हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ भाई हाथ मिलाने की जो संभावनाएं होंगी वो कितनी होंगी या कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। तो हाथ मिलाने का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, n-1/2। याद रखना हाथ मिलाने वाला ये फॉर्मूला है। ठीक, हाथ मिलाने वाला ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं। n का मान यहां 20 है, तो मैंने यहां n की जगह 20 लिखा, 20 में से एक जाएंगे 19 बचेगा, बटे में 2 आएगा, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 19 का 10 में गुणा करोगे तो हाथ मिलाने के जो तरीके बनेंगे वो 190 बनेंगे, है ना। देखते जाना, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल फिर से साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का अगला सवाल जो है वो लिखा है किसी धनराशि का, है ना, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम हमें 5 वर्ष दिया है, वो कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 2/5 है, उस राशि का 2/5 है। मतलब अगर मैंने मूलधन P है ना, वो कह रहा है कि उसका जो साधारण ब्याज है ना भाई, वो उस राशि का 2/5 है। ऐसा उसने कहा कि जो उसका साधारण ब्याज है वो 5 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। ध्यान से देखो, मैं इस सवाल को यूनिट वैल्यू से कर रहा हूं, अगर मैं P इधर लाऊं तो SI/P इक्वल टू 2/5 होगा। मतलब मूलधन है 5 यूनिट, साधारण ब्याज है 2 यूनिट, टाइम जो है वो है 5 वर्ष, है ना, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और उसने यहां से पूछा कि भैया बताओ जो साधारण ब्याज होगा, नहीं यहां से रेट पूछी उसने, रेट बताओ, ब्याज की दर बतानी है। तो आ जाओ भाई, दर का फॉर्मूला लगाते हैं, अभी बताया था। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू टाइम, टाइम 5 है आपका, 25 हो जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा, 4 12 में 25 चौके 100, 4 का 2 में गुणा करोगे तो रेट आ जाएगी 8%। ये सवाल का सही जवाब है भाई। तो रेट जो आएगी वो 8% आएगी। मैंने इसको यूनिट वैल्यू से कर दिया। आप चाहते तो उसको मूलधन कुछ मान भी सकते थे भाई, मूलधन अगर आप 1000 मान लोगे, 1000 का 2/5 निकालोगे तो ब्याज आ जाएगा, उठा के यहाँ पुट कर दो तब भी कट जाएगा। अगर आप चाहते तो यहाँ x लगा सकते थे, भैया ब्याज 2x हो गया, मूलधन 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, x से x कट जाएगा, बात तो वहीं आएगी, है ना। तो जरूरी नहीं रहे, समझा मैंने x लिखना, बाकी सवाल बहुत सरल है, कुछ भी ज्यादा कठिनाई इसमें होने वाली नहीं है। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन था किसी संख्या है, एक कोई संख्या है, उसका 1/4 जो है वो 6 है। किसी संख्या का 1/4 6 है, वह संख्या ज्ञात करो। 4 अगर उधर चला जाएगा तो 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चौके 24। ये सवाल बहुत ज्यादा सिंपल आपके पेपर में आया था, तो इसमें कुछ भी ज्यादा कठिनाई नहीं है, संख्या ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन आया था कि 24 और 36 का HCF बताओ। या तो बेटा HCF आया होगा या LCM आया होगा, मैं दोनों बता दे रहा हूं। HCF और LCM क्या होता है मैंने आपको बताया था। LCM होता है ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, और HCF होता है ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। मतलब 24 और 36 को जो काट दे बड़ी से बड़ी, तो भाई सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मतलब 24 और 36 का जो HCF आएगा वो 12 आएगा। ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए छोटी से छोटी, तो वो 72 होगी, है ना। 24 ती 72, 36 दूनी 72। मतलब इस 24 और 36 का जो LCM आएगा वो 72 आएगा, और जो HCF आएगा वो 12 आएगा। इन दोनों को मैंने दोनों बता दिया, अगर LCM होगा तो 72 होगा, HCF होगा तो 12 होगा। चेक कर लेना भाई, है ना, जल्दबाजी में अगर कोई गलती हो जाए तो देख लेना आप, है ना, एक बार और। अगला क्वेश्चन था कि एक थैले में टोटल 160 गेंदें हैं। एक थैला है उसमें टोटल 160 गेंदें हैं, एक रेड है और कुछ ग्रीन है, रेड और ग्रीन है, लाल कलर की गेंदें हैं और हरी कलर की गेंदें हैं। ऐसा सवाल ने उसने कहा कि टोटल 160 गेंदें हैं। आगे वो कह रहा है हरी गेंदें 40% है। मतलब हरी गेंद जो है 160 का 40% जो है वो हरी गेंदें हैं, है ना। 160 का 40% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 चौके 64 आएगा। अब अगर हरी गेंद 64 है, 160 में से 64 घटा दोगे तो लाल गेंद जो बचेंगे वो 96 बचेंगे मेरे हिसाब से। 96 और 64 को जोड़ोगे तो 160 हो जाएगा। तो यही उसने पूछा गया था कि शायद लाल गेंदों की संख्या बताओ। लाल पूछी होगी तो याद रखना 96 है, हरी पूछी होगी तो संख्या 64 है। अगर लाल पूछी हो तो आप ऐसे भी ना करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? 160 का देखो, जब ग्रीन बॉल्स जो है वो 40% है तो पक्की बात है रेड बॉल 60% होंगी, तो आप डायरेक्ट 160 का 60% भी निकाल सकते थे, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 16 6 96 आता, तो भैया ये डायरेक्ट सवाल आ जाता। और वहां से हरी गेंदें पूछी गई होंगी तो 160 का डायरेक्ट 40% भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन ये आया था। एक क्वेश्चन पावर्स का आया था कि भाई एक शब्द लिखा था POWERS, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी अंक रिपीट तो हो नहीं रहा, तो जितने अंक है उसका फैक्टोरियल लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6,
मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल आएगा। और 6 फैक्टोरियल जानते हुए आप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 इनका मल्टीप्लाई करोगे शायद 720 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 720 होगा। ठीक है, तो आप देख लेना फैक्टोरियल वाला एक सवाल था, पावर्स को कितने मतलब ये शब्द जो है उसको कितने तरीके से बदला जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो 6 संख्या है, 6 फैक्टोरियल बनेगा, 6 फैक्टोरियल का मान 720 होता है। जहां तक मेरा मानना है मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। मैथमेटिक्स के मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने वो करा दिए, जीएस और साइंस के मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने वो करा दिए। अब मैंने सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो भी मैं सॉल्व करा चुका हूं, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढे थे और उसमें तो पूरा मैंने उसको भी बताया था। तो अगर आप आर्मी का पेपर देने वाले हो या देने जा रहे हो तो पहले आप सारे एनालिसिस देख के जाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप एनालिसिस नहीं देखोगे तो आपके नंबर 25 से अगर 30 हो रहे होंगे, और अगर आपने एनालिसिस देख लिया तो मेरी ये गारंटी है कि आपके नंबर 40 हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा हमें पढ़ना क्या है ना, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। तो आप पढ़ के जाओगे वो चीज। बेटा एनालिसिस जरूर देखो, हमेशा हर एग्जाम का एनालिसिस जरूर देखा करो। हम जो टीचर्स हैं वो इसीलिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं या डालते हैं, जो जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और डाल रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके नंबर इसमें इंक्रीज हो जाए। ठीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो एग्जाम होगा उसके लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।